इस बार जिन 43 सीटों पर परसों वोट पड़ने वाला है, बीजेपी इस वक्त पिछली बार से तो बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। और उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी पूरी तरह साफ हो गई थी, खासतौर पर रिजर्व सीटों में, वो भी एसटी सीटों के अंदर, ऐसी 20 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। यहां पर बीजेपी बिल्कुल सोचिए, कुल 28 को रिजर्व सीटें, उसमें से 26 उस वक्त जो है महागठबंधन को मिला था, बीजेपी को कुछ नहीं मिला था, वो भी इसमें जा रही है। कोल्हान का इलाका है जहां से चंपई सोरेन आते हैं, तो वो भी इस बार पहले फेज में ही उनकी सीट पर भी वोटिंग होनी है। उनके बेटे को भी इस बार टिकट मिला हुआ है। सरयू राय, जिनका जिक्र अवधेश जी ब्रेक से पहले कर रहे थे, जिन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2019 के चुनाव में हराया था, बीजेपी के बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चीफ मिनिस्टर को हरा दिया था उन्होंने। वो अब जेडीयू में है, उनका भी चुनाव इसी बार होने जा रहा है। तो महत्वपूर्ण फेज है, कहने का मतलब ये। अब योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के आखिरी दिन झारखंड में ही थे और वहां पर उन्होंने एक बार फिर अपना नारा दोहराया, बटोगे तो कटोगे, और ये कहा जब भी बटे हैं तो कटे हैं, याद कर लो। आप बटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। रोहिंग्या मुसलमानों की बात उन्होंने कही और फिर अपने राज्य यूपी का उदाहरण देकर के कहा कि हमारे राज्य में अब अगर कोई दंगा फसाद करता है तो सीधा उसका यमराज का टिकट कट जाता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को भी विकसित झारखंड बनाने के लिए, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का झारखंड बनाने के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, डबल इंजन की सरकार। और ये डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए ही मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। सर, नारा पब्लिक बोल रही है नीचे से, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यहीं से बोकारो में जो रैली की थी, वहां भी एक रहेंगे सेफ रहेगा नारा दिया था। और कल उनकी रांची में जो रोड शो हुआ है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद, मैं समझता हूं कि हरियाणा के बाद अगर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जिस ढंग से शक्ति लगाया है, जो मुद्दे उठाए हैं जिस ढंग से नेताओं ने, वो भारतीय जनता पार्टी का लगभग वही तेवर है जो 2014 में, बल्कि उससे भी थोड़ा आगे जा रहा है तेवर। और उसके आधार पर ही वो झारखंड का चुनाव पिछली बार जीते थे। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव दिख रहा है, तो झारखंड में माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं राहुल जी, वहां भी जाके वही मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में उठाए थे, संविधान खत्म हो जाएगा, जाति जनगणना कराएंगे, जिसका जितना हक वो करेंगे, अंबानी अडानी ने लूटा है, बस ये मुद्दे वो उठा रहे हैं। वहां जो कोर इश्यूज है वहां के इस समय, वो है कि आदिवासियों की, वहां के उनकी पहचान के लिए लड़ने वाली पार्टियों ने क्या उनकी पहचान की, उनकी स्वायत्ता के, उनके विकास की, उनके जंगलों के, वनों के, जल और जमीन जंगल के जो अधिकार की बात थी, उसकी रक्षा की है या नहीं की है। तो वो हेमंत सोरेन के सरकार में नहीं हुई है, बल्कि ये हुआ है कि उन जमीनों को कैसे पट्टे पर आपस में बांटा गया है। तो ये मुद्दे हैं, लेकिन मूल मुद्दा इस समय जो हो गया है, वो झारखंड के आदिवासियों में डेमोग्राफिक चेंज का हुआ है और वो इसी फेज में पड़ रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि इस फेज में आपने खुद नाम ले लिया है, ऐसे बड़े बड़े नाम है जो अपने लड़ने के साथ दूसरे को प्रभावित किया, बेटा बहू सब जो सब लड़ रहे हैं। वो तो अब देखिए, अर्जुन मुंडा जी की पत्नी लड़ रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की बहू लड़ रही है, तो वो सारी है, लेकिन वो चलता है। ये एक्चुअली सर, ये एनालिसिस जो है ना, ये दैनिक भास्कर ने किया, मैं उनको क्रेडिट देते हुए बता रहा हूं आपको कि ये जो 43 सीटें हैं, इनमें से जैसा हमने बात की, 20 आदिवासी सीटों पर बीजेपी और जेएमएम की सीधी लड़ाई होने जा रही है। अच्छा, इसमें से जो उनका आंकलन है,
कि इन 43 में से 43 में से एनडीए 16 से 24 सीटों पर मजबूत है। इसमें बीजेपी अपनी 14 से 21, जेडीयू 1, आजसू 1 और लोजपा रामविलास पासवान वो भी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया ब्लॉक 14 से 19 सीटें जीत सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जेएमएम 11 से 15, कांग्रेस अधिकतम 4 और आरजेडी को 1 सीट हो सकता है कि इस फेज में मिल जाए। ये उसमें बाकी वरिष्ठ लोगों से, पत्रकारों वगैरह से बात करके एक अनुमान जो है वो लगाया गया है। लेकिन और इसमें ये भी आपको बता दूं सीटें कौन कौन सी हैं। पलामू रीजन की 9 सीटें हैं, उत्तरी छोटा नागपुर की 7 हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर की 13 सीटें और कोल्हान, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, बीजेपी वाइप आउट हुई थी, जहां पर सबसे ज्यादा 14 सीटें उस क्षेत्र से आ रही है। देखिए, अगर 2019 के चुनाव की अगर इन 43 सीटों की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय 13 सीटें मिली थी और 27 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को मिली थी, बाकी 3 सीटें निर्दलीय को मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जिस तरीके से अपने जो वीकनेस रही है 2019 के, उसको मजबूत किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आजसू के साथ गठबंधन कर लिया है। बाबूलाल मरांडी पार्टी के अंदर आ गए, चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता आ गए, रघुवर दास जो मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अलोकप्रिय हो गए थे और जो खुद चुनाव हार गए थे, उन्हें गवर्नर बनाकर बाहर कर दिया गया है राजनीति अंदर। और अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा ने वहां संगठन को देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत अपने आप को मजबूत किया है। लेकिन फिर भी आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनी हुई है। चाहे 2019 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 की 5 आदिवासी रिजर्व सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन फिर भी जो जमीन स्तर पर खबर आ रही है कि 43 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटें जीतने की स्थिति में है। जो 13 और 14 सीटों का कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। बीजेपी या एनडीए? एनडीए, बीजेपी और एनडीए मिला के आजसू ज्यादा सीटों में भारतीय जनता पार्टी इस फेज में लड़ रही है। तो एनडीए 20 सीटों से ज्यादा इस बार लड़ सकता है और यही 43 सीटें तय करेंगे कि सरकार कौन बनाने जाने वाला है। देखिए, चंपई सोरेन के आने के बाद आप कह रहे हैं ये पहला फेज निर्णायक है? बिल्कुल, ये पहला फेज सबसे ज्यादा निर्णायक होने वाला है, क्योंकि यही फेज है जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कोल्हान की जो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, अब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 5 से 6 सीटें बहुत आराम से जीतने की स्थिति में आ रही होगी। चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे बाबूलाल वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर, कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी शामिल। मतलब अगला दूसरा फेज बीजेपी के लिए आसान रहने वाला है या इससे बेहतर परिस्थिति? बीजेपी का फेज ही है ना वो, तो सेकंड फेज बीजेपी का फेज है। तो फिर तो इसमें जो बीजेपी करेगी उस पर ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। ऑलराइट सर, एक बार जरा हेमंत बिश्व शर्मा से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बीजेपी का जितना भी कैंपेन था या मैनेजमेंट था, बागियों को मनाने से लेकर के किस तरीके से कौन से मुद्दे उठाने हैं, सब कुछ हेमंत बिश्व शर्मा बहुत उसका एक अहम हिस्सा थे। उनकी बात सुन लीजिए वोट पड़ने से पहले जब हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, सह प्रभारी हैं यहाँ पर झारखंड चुनाव बीजेपी के, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दादा, कैसा लग रहा है इलेक्शन? आप तो काफी घूम रहे हैं। चुनाव अच्छा होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा बहुमत से बीजेपी का सरकार बन जाएगा। आसाम में क्योंकि आप आसाम से आते हैं, अब यहाँ पर हम घूम रहे हैं तो घुसपैठिए का मुद्दा लगातार बीजेपी जो है उठा रही है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है जेएमएम सरकार, वो कह रही है कि घुसपैठ आसाम से हो रही है, आप यहाँ पर देखिए, समस्या यही है कि आप समस्या को समस्या नहीं मान रहा है। इसका कारण लोग आपसे आक्रोशित है। घुसपैठिया लोगों को दिखाई देते हैं। आप संथाल परगना जाइए, हर 2 किलोमीटर में आपको दिखाई देगा कैसा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। लोग यही सब बात आप लोगों को बताता है, आप लोग हमें पूछते हैं और लोग जेएमएम का ऊपर नाराज हो जाते हैं। भाई, जो हमको आंखों से देख रहा है वो आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? यही पूरा चुनाव का मुद्दा है कि जो घुसपैठिया हम लोग देख रहा हूँ, लोग देख रहा है, वो जेएमएम को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? यही समस्या है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है। देखिए, उसका आंसर तो सीधा है, मतलब वो लोगों ने उनको वोट बैंक बना चुका है, वही मुद्दा है। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केंद्रीय एजेंसी। देखिए, जो भी है, केंद्र हो स्टेट हो, पहले तो आप बताइए कि घुसपैठिया हम बाहर निकालूंगा, फिर केंद्र निकालेगा, राज्य निकालेगा, ये तो नेक्स्ट लेवल का बात होते हैं। लेकिन पहले तो बताइए कि घुसपैठी है, हम उनको निकालूंगा। कह रहे हैं हेमंत सोरेन कूटे जाएंगे, कटेगा बटेगा, ये नहीं सबको। ये सब इतना ताव हिंदी मेरा दिमाग में नहीं आते हैं, मैं तो सीधा साधा हिंदी ही जानता हूँ। तो उम्मीद है दादा कि एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी? बहुत बढ़िया से बन रहे हैं।
अब देखिए क्या होता है। विजय लक्ष्मी बात कर रही थी हेमंता विश्व शर्मा से। उन्होंने कहा, जिस बातचीत में भी उन्होंने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे सेफ रहोगे। यही सबसे बड़ा हमारा कैंपेन का आधार है। यानी वो कह रहे हैं, बार बार लोगों को यही बता रहे हैं, भाई अपनी आंखों से देखो हो क्या रहा है तुम्हारे बीच में, कितने घुसपैठिए आ रहे हैं, बाहर से आकर के तुम लोग आदिवासी परिवारों में शादियां कर ले रहे हैं, उनकी जायदादें जमीनें जो हैं वो हड़प ले रहे हैं। इस सबको ठीक करने के लिए बीजेपी की सरकार लानी पड़ेगी। और क्यों नहीं किया हेमंत सोरेन की सरकार ने इसके खिलाफ कुछ। अब कौन सा मुद्दा चलता है, अब ये तो आपको 23 तारीख तक इसका इंतजार करना ही पड़ेगा। तो एक तरफ घुसपैठ का और इन सब का मुद्दा, बटोगे कटोगे का मुद्दा, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो 1000 रुपया दे रहे हैं बहनों को, माताओं को, क्या वो काम कर रहा है? और हेमंत सोरेन का जेल जाना, क्या वो उनके पक्ष में काम कर रहा है? त्रिपाठी जी पहले देखिए, हेमंत सोरेन जिस तरह से उन्होंने वापसी की और जिस तरह से उन्होंने चंपाई सोरेन के जाने के बाद भी अपनी पार्टी पूरी तरह संभाल कर रखी, चंपाई सोरेन उस फ्रंट पर कोई डैमेज नहीं कर पाए। ये एक बड़ी बात है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है कि लाख कोशिश के बावजूद लेकिन चंपाई सोरेन जो जेएमएम को तोड़ना था वो नहीं कर पाए। सीता सोरेन भी जो जेएमएम को तोड़ना था वो नहीं कर पाए। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान में रख के इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखें तो उनके पास भले बाबूलाल मरांडी को चेहरा बना दिया, लेकिन आदिवासी नेता नहीं दिख रहे थे। आप गीता कोड़ा के जरिए, आप अर्जुन मुंडा के जरिए, आप एक तरह से कहें कि सब कोशिश करके भी जो आदिवासी इलाका था वहां कुछ कर नहीं पा रहे थे। इन 43 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को अब जो उम्मीद है वो 25 से 28 सीटों की लड़ाई। 25 से 28? अगर 25 से 28 सीटों की लड़ाई नहीं लड़ेगी तो वो सरकार नहीं बना पाएगी। 14 की 14 सीटें वो हारी थी। यहां पर अगर वो बेहतर नहीं लग रही है और कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, तो नाम कोल्हान टाइगर कब तक था? जब तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में तब तक, या भाजपा में आने के बाद भी वो बचा हुआ है। भाजपा ने अपनी तरफ से सब दुरुस्त किया, लेकिन दुरुस्त करने के साथ एक ये भी तो देखिए ना, परिवारवाद की इतनी खतरनाक छाप तो किसी पार्टी के चुनाव में नहीं दिखती। लेकिन अब हरियाणा में उन्होंने यही परिवारवाद करके चुनाव भी जीत लिया। लेकिन परिवारवाद है तो बुरा ना, है तो गलत। तो ये भाजपा जीत जाएगी तो हम उसको सही तो कहने नहीं लगेंगे। लेकिन हां, उन्होंने सीट बाई सीट बहुत अच्छे से घेरेबंदी की। अब उसका कितना असर होगा नहीं पता है। रघुवर दास, उनकी बहू लड़ती हैं चुनाव, और झारखंड में एक मतलब अफवाह सी फैल जाती है कि रघुवर दास भले राज्यपाल हैं, फिर से उनका दखल हो जाएगा। ये क्या कितना काम करेगा? सरजू राय जेडीयू में है, अब वो लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन हर एक की अपनी, मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है कि अभी अवधेश जी उसको न माने, लेकिन हर एक का एक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम होता है। तो सरयू राय जी का भी वो पीक था, ठीक है, अब उसके आगे बहुत डैमेज करना उस अवस्था में थे नहीं। लेकिन हाँ, भाजपा ने सारे नट बोल्ट जो दुरुस्त किए, क्या उसका लाभ उनको उस तरह से मिलता दिखेगा? ये बड़ा सवाल। उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है और मेरा मानना है कि वो बेटर पोजीशन में है। सीधी सी बात है, या तो हेमंत सोरेन की सरकार अनपॉपुलर हो, लोगों में नाराजगी हो, तो वो बदलने के बारे में सोचेंगे। अगर ठीक चलती सरकार है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो काहे को? वो तभी होगा अगर आप सामने वाले का कोई मुद्दा बहुत क्लिक कर जाए कि हाँ यार ये बात तो ये ठीक कह रहा है, बाकी भरी हमको कोई और दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ ये बहुत गंभीर बात है जो ये घुसपैठ वाली बात कह रहे हैं। क्या परिस्थिति दिखती है आपको? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अभी जो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आपके, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, सॉरी, मतलब वो मुझे आजकल कैंपेन आजकल वही लगते हैं मुझे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके अलावा मैंने कोई चेहरा नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, मैं शिवराज जी का भी है वैसे, आप बोलिए। शिवराज जी मेन आदमी है। नहीं, मैं समझता हूँ कि पहली बात करते हैं सोरेन साहब की। सोरेन साहब के लिए मुझे उस सरकार के खिलाफ कोई माहौल वहां पर नहीं है, मोटे तौर पर नहीं है, मोटे तौर पर नहीं है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था खासतौर से हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो तो वहां पर मुद्दा ही नहीं है। लेकिन इससे उलट यह है कि हेमंत सोरेन साहब वो जेल जाने के मुद्दे को सहानुभूति में बदल पाए हों, ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन आपने कहा हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, मतलब उनकी सरकार के खिलाफ, तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। नहीं, उस तरह का नहीं है ना कि कोई बिल्कुल नाराजगी हो रही हो, वो नहीं है। लेकिन जो सहानुभूति मिल सकती थी और वो अपने आप को बचाए रख सकते, इसमें एक तो कमजोर कड़ी कांग्रेस उसका नुकसान कर सकती है। अकेले पड़ गए हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन अकेले पड़ गए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता आरजेडी को उन्होंने कुछ समझा नहीं चुनाव में, उसको समझा नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सारे बॉक्सेस को टिक कर लिया, चाहे वो बाबूलाल मरांडी को वापस लाने का हो, अर्जुन मुंडा को थोड़ा सा मजबूत करने का हो, शिवराज जी को लाने का हो, हेमंत बिस्वा शर्मा को लाना, और चंपाई सोरेन को लाने का भी। टाइगर, कोल्हान टाइगर हैं और 14 में से कुछ 10 सीटें वो निकाल सकते हैं, 8 सीटें निकाल सकते हैं, तो वो मदद होगी। और ये जो 43 सीटें जिस पर 7 से 8 भी
थोड़ा नीचे लाके 7 से 8 विकेट निकाल लाएंगे। उन 14 में से कोल्हान वाली तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट। और ये जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो ही बदलाव वाला चुनाव होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि बाकी वाला जो अगला चुनाव है उसमें तो उनके पास उतनी ताकत है ही। चलिए तो फिर अपना फिर वो एक लाइन वाला जो आपका असेसमेंट होता है सबका वो दे दीजिए। पहले फेज के चुनाव से 48 घंटा पहले कौन आगे? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे तो एनडीए साफ साफ आगे दिख रहा है, कोई भ्रम नहीं। भाजपा ने अपनी सारी कोशिशें बहुत दुरुस्त की। आपने तो कह दिया, सब टिक कर दिया भाजपा ने। हाँ, मुझे लगता है एनडीए आगे है। आगे सर एनडीए में है कौन? है तो बीजेपी ही। हाँ, बाकी तो इसलिए जो है बाकी तो बहुत छोटे सपोर्टिंग रोल में सपोर्टिंग है। तो इसलिए हमको 2014 छोटी स्टेट में छोटे जब हम पहला 2000 के चुनाव का ध्यान रखते हैं, 2005 का ध्यान रखते हैं, 2009 का ध्यान रखते हैं, तो बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर भी थोड़ा अच्छा किया था। इसलिए ये नहीं है कि 2019 के हिसाब से ही हम सारा मूल्यांकन करते हैं। बीजेपी इस समय ड्राइविंग सीट पर है, वो मुद्दे तय करती है, पार्टियां जो है उनका जवाब दे रही है, तो इससे पता चलता है कि आगे है। अरे सर अपना आकलन दे दीजिए। एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है झारखंड। अच्छा, अब बाय द वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बूथ लेवल के वर्कर्स के साथ सीधा संवाद कर रहे थे और मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कार्यक्रम था और इसके तहत केंद्र सरकार के झारखंड में किए गए कामों को और अभियानों पर चर्चा की गई है और कहा गया कि इसको आप लोगों तक पहुंचाइए। कांग्रेस पर वो आज बहुत हमलावर थे। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने हमेशा SC/ST की सामूहिक शक्ति को तोड़ने का काम किया है। सुनिए। नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, MP हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यहाँ SC/ST OBC आबादी सबसे अधिक है और इन सभी राज्यों में भाजपा एनडीए सरकार है। यहाँ कांग्रेस के आने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं है और इससे कांग्रेस का शाही परिवार बहुत गुस्से में है। इसलिए उन्होंने SC/ST OBC की सामूहिक शक्ति को ही तोड़ने का फैसला किया। जब ये समाज छोटी छोटी जातियों में टूटेंगे तो SC/ST OBC के रूप में इनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कांग्रेस की साजिश सफल हो जाएगी और उस दिन कांग्रेस आपका आरक्षण भी छीन लेगी जी। और जिसे आप तो जानते हैं, मैं लगातार कहता हूँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सभी OBC समाज एक रहने चाहिए, सभी ST समाज एक रहने चाहिए, सभी SC समाज एक रहने चाहिए। तो ये मोदी जी वहां झारखंड में वर्कर्स से बात कर रहे थे। अब समय कम रह गया, आपको जल्दी से एक खबर बता देता हूं, इंटरेस्टिंग क्योंकि मजेदार है। उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर वॉर चल रही है वो जरा एक बार दिखा दीजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के बीच में, योगी जी के बीच में एक पोस्टर इधर से एक पोस्टर इधर से, ये लगातार चल रहा है। अब ये नया पोस्टर लगा है अखिलेश यादव के समर्थन में। अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संघ PDA के एकता की टोली भी है। अब वो कह रहे हैं अली भी बजरंग बली भी। हमारे पास तो सब है, आपके पास क्या है आप ये बताइए। वाजपेयी साहब ने पोस्टर लगाया, ये कोई वाजपेयी जी टिकट चाहिए तो कुछ भी करें। लोड नहीं ले रहे थे, चलिए इसी बहाने उनको लोग दिखा रहे हैं, टीवी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये संभव है क्या कि अली और बजरंग बली एक साथ चलें, जब पूरी की पूरी राजनीति उसी आधार पर हो रही है? और क्या अगर अली बजरंग बली एक साथ चलते तो संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई हिंदू सांसद बन के आ सकता था क्या? शफीकुर रहमान वर्ग से जियाउर रहमान वर्ग तक क्या यह संभव था कि उस सीट से कोई बनकर आ जाता? संभव था क्या? किसी जो प्योर मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से, सहारनपुर से इमरान मसूद की जगह किसी और को जिताकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ला सकते थे क्या? क्यों नहीं साहस कर रहे? अगर अली बजरंग बली दोनों एक साथ हैं, पोस्टर पर नारा लिखना, अच्छी अच्छी बातें करना वो बड़ा अच्छा है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक दूसरे के खिलाफ जहर मत उगलिए, लड़िए मत, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना ये कहां से दिक्कत है? अगर आपको बटोगे तो कटोगे गड़बड़ दिख रहा है तो फिर अली बजरंग बली ये अलग तरह का फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव क्यों लाने की जरूरत? ये फ्रॉड है, विशुद्ध फ्रॉड है। मैं कहता हूं अली बजरंग बली साथ साथ चल ही नहीं रहे भाई। कहां चल रहे हैं? दिखाइए ना, कहीं एक जगह दिखाइए कि आप कह रहे हो कि नहीं इस आधार पर वोटिंग हो रही है। अली बजरंग बली मतलब हिंदू मुसलमान, तो कहां हिंदू मुसलमान साथ हैं? अगर हिंदू मुसलमान साथ होते तो क्या वो जो रामगोपाल मिश्रा है उसको इस तरह से पीट पीट के मार डालते, इस तरह से गोली मार के मार डालते? अगर एक साथ होते तो रामनवमी से लेकर विजयादशमी से लेकर दुर्गा पूजा से लेकर दशहरा से लेकर सारी जो मूर्ति, गणेश मूर्ति विसर्जन उस मुस्लिम इलाके कहे जाते। संभव था क्या? तो पोस्टर के लिए अच्छा है,
पोस्टर में लिखकर आप कुछ कभी कह दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि अच्छा हो कि ये हो, और हम तो बार बार इसी कहानी कुर्सी की मैंने कम से कम 3 बार कहा होगा कि उस दिन क्यों नहीं सारे मुसलमान खड़े होकर वहां खड़े होते, चलो फूल न करते, रास्ते में खड़े होते, बड़ा अच्छा है भाई आपकी शोभा यात्रा निकल रही है। क्या हुआ? उन्होंने तैयारी करके रखी थी, पत्थर मारे, उन्होंने वो झंडा उतारने गया, उसके बाद उसको मार डाला वहीं। तो ये सब हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि एक पोस्टरबाजी करना, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करना, और चूंकि इसका एक मतलब सबसे बड़ा कहें कि क्या प्रभाव है, इसका मतलब जो बटोगे तो कटोगे चल रहा है, जो एक है तो सेफ है, नेक है, जो भी आप कह लीजिए, जो नारा है वो हिट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है, इसलिए उसकी इतनी प्रक्रिया इतना हिट है, पता चल जाएगा कुछ नहीं, दिनों में। एक लाइन सर, में समय- केवल हाँ। कहना, बिल्कुल नहीं, बहुत गंभीर उन्होंने चर्चा की। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जब आपने लगाया पोस्टर अली है, अली भी, है, बजरंग बली भी, तो ये योगी जी के नारे की एक और कामयाबी है, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि भाई अली उनके साथ है, बजरंग बली हमारे साथ है। तो मतलब योगी जी के जो नारे हैं वो थोड़े से ज्यादा हिट हो गए मेरे ख्याल से।